एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय करने जाती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का कोई पता नहीं होता और जब वो उसे ढूंढते हुए बाहर निकलती है तो सामने उसकी लाश मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसका मर्डर किसने किया और क्या वो लड़की अपनी फ्रेंड के कातिल तक पहुंच पाएगी। तो कहानी की शुरुआत समंदर में तैरती हुई एक लड़की की डेड बॉडी से होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि या तो उसका एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसकी मौत किसी और वजह से हुई थी। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है, जहां हमें एक लड़की बेथ को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड केट की तरफ से भेजे गए ड्राइवर जाइन की टैक्सी में सफर कर रही होती है। वो दोनों फ्रेंड्स क्रोएशिया में अपने 2 वीकेंड गेटअवे पर आई हुई थी और बेथ पहली बार इस कंट्री में आई थी। बेथ को ड्रॉप करने के बाद जेन उसे अपना कार्ड देता है ताकि अगर उसे अपने स्टे के दौरान किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो वो उससे कांटेक्ट कर सके। बाद में केट बेथ का वेलकम करती है और उसे अपने डिलक्स एयरबीएनबी में ले जाती है, जिसे उसने अपने एक्स हस्बैंड जे के क्रेडिट कार्ड से उसकी इजाजत के बिना बुक किया था। केट की इतनी मेहनत और ट्रिप अरेंज करने पर बेथ उसको एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट करती है, जिस पर ब्लैक ऑनिक्स स्टोन्स लगे हुए थे। जब वो दोनों एक दूसरे को हग करती हैं, तो हम देखते हैं कि केट की स्माइल अचानक गायब हो जाती है, जैसे वो अपने अंदर कोई राज छुपा रही हो। शाम को डिनर के लिए तैयार होते वक्त बेथ अपने हस्बैंड रॉब और अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती है। इसी दौरान केट बेथ को पहली बार वाइन का ग्लास देती है और रॉब से पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रॉब कहता है कि सब कुछ ठीक है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अपनी नाइट एंजॉय करो, जिसके बाद वो वीडियो कॉल कट कर देता है। जब वो दोनों बाहर जाने लगती हैं तो उनकी मुलाकात एयरबीएनबी के ओनर सेबास्टियन से होती है, जो बेथ का वेलकम करता है। डिनर के दौरान केट जानबूझकर सबसे एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करती है ताकि उसके एक्स हस्बैंड जे के ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं। यहाँ हमें पता चलता है कि बेथ और रॉब की शादी एक मुश्किल फेज से गुजर रही है। केट बेथ को डिवोर्स लेने का मशवरा देती है, लेकिन बेथ को अब भी उम्मीद होती है कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना लेंगे। कुछ देर बाद जब केट किसी कॉल पर बात करते हुए सामने वाले शख्स को डांट रही होती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, तभी वेटर आकर बेथ को बताता है कि आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। जब केट वापस टेबल पर आती है तो वो बताती है कि कॉल पर जे था और उसे पता चल गया है कि मैं उसके पैसे इस्तेमाल कर रही थी। वो दोनों किसी तरह आधे आधे पैसे मिलाकर बिल पे करती देती हैं और फिर जाइन की टैक्सी में क्लब की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में बेथ को पता चलता है कि जाइन असल में सीरिया से बिलोंग करता है और जंग की वजह से अपनी कंट्री छोड़कर आया था। क्लब के अंदर केट 2 आदमियों से बात करने लगती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो दोनों उनके एयरबीएनबी वापस आए, लेकिन बेथ क्योंकि मैरिड थी इसलिए वो उनमें से किसी भी आदमी के साथ रात गुजारने से इनकार कर देती है। हालांकि केट बार बार उसे अपना फैसला बदलने के लिए कहती रहती है। जैसे जैसे रात गुजरती है वो दोनों आदमी उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करते हैं और इसके बाद बेथ अगली सुबह अपने बेड पर जागती है, जबकि पिछली रात की सिर्फ धुंधली धुंधली यादें ही उसके जहन में बाकी होती हैं। बेथ परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड केट घर में कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो देखती है कि केट की ड्रेस बेंच पर पड़ी हुई है और जकूजी अब भी चल रहा था, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। फिर फ्लोर पर टूटा हुआ ग्लास और ब्लड देखकर बेथ को यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। बेथ पूरी सुबह केट को फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी परेशानी रॉब के साथ शेयर करती है। रॉब कहता है कि शायद केट कहीं अकेली ही चली गई हो और वो बेथ से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था। बेथ जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसे पिछली रात की बातें अच्छी तरह याद नहीं थी। इसके बाद बेथ एयरबीएनबी के ओनर सेबास्टियन से भी केट के बारे में पूछती है, लेकिन हालात उस वक्त और ज्यादा खराब हो जाते हैं जब सेबास्टियन उन 2 मेल गेस्ट्स के लिए एक्स्ट्रा मनी मांगता है जो रात को वहां रुके थे। बेथ को शक होने लगता है कि शायद उन्हीं आदमियों का केट के मिसिंग होने में हाथ हो, इसलिए वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात ऑफिसर पैविक से होती है, जो उसकी कोई मदद नहीं करता बल्कि उसका मजाक भी उड़ाता है और कहता है कि शायद नशे में धुत केट तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई होगी। इसी दौरान एक और ऑफिसर कोवाच वहां आती है, जो बेथ की परेशानी देखकर उससे सवाल करना शुरू कर देती है। यहाँ कोवाच उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन पाविक जिद करता है कि इस केस को वो खुद हैंडल करेगा, क्योंकि केट को गायब हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, इसलिए बेथ ऑफिशियल मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी नहीं करवा सकती थी। इसलिए मजबूरन वो खुद ही अपनी फ्रेंड को ढूंढने का फैसला करती है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद बेथ जाइन से कांटेक्ट करती है और उससे क्लब के बारे में पूछती है। केट के मिसिंग होने का सुनकर जाइन फौरन बेथ को क्लब ले जाता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। वहां पहुंचकर बेथ बारटेंडर से उन दोनों आदमियों के बारे में पूछती है, जिस पर बारटेंडर यह कह देता है कि मुझे न तो उन दोनों आदमियों के बारे में कुछ मालूम है और न ही मुझे याद है कि कल रात तुम यहाँ आई थी। तब जाइन उसका सामना करता है, जिसके बाद
बारटेंडर आखिरकार बताता है कि वो दोनों एस्कॉर्ट्स हैं और अक्सर क्लब में आकर टूरिस्ट के साथ वक्त गुजारते हैं। यहाँ बेथ अंदाजा लगाती है कि शायद केट ने ही उन्हें हायर किया था, क्योंकि वो लगातार यही कहती रहती थी कि बेथ को अपनी बोर लाइफ से बाहर निकलना चाहिए। शाम को जब बेथ दोबारा रॉब को कॉल करती है तो वो कहता है कि केट का तुम्हें छोड़कर लड़कों के साथ घूमने निकल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि केट अब तक किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए बेथ को यकीन था कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। इसी वजह से वो अगले दिन की अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती है ताकि अपनी फ्रेंड को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ने के बजाय उसे तलाश कर सके। अगले दिन बेथ सोशल मीडिया पर क्लब का नाम सर्च करती है और खुशकिस्मती से उसे वो दोनों आदमी मिल जाते हैं। इसके बाद वो ज़ाइन से उन दोनों से मिलने में मदद मांगती है। उनके आने का इंतजार करते हुए बेथ ज़ाइन को अपनी और केट की फ्रेंडशिप के बारे में बताती है और ये भी कि उसकी मुलाकात रॉब से भी केट की वजह से ही हुई थी, जबकि ज़ाइन उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है जिसे वो जंग में खो चुका था। अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वो दोनों आदमी वहाँ आ जाते हैं और बेथ को देखते ही फौरन भागने लगते हैं। खुशकिस्मती से ज़ाइन उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है जो बताता है कि उसे केट ने हायर किया था, लेकिन उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं कि इस वक्त केट कहाँ है। वो ये भी बताता है कि उसके भागने की असल वजह ये थी कि उसने उसी रात केट का बैग चोरी किया था। बेथ उससे पूछती है कि क्या उस रात मुझे ड्रग दी गई थी, लेकिन वो आदमी इस बात से साफ इनकार कर देता है। बेथ फौरन एक पॉन शॉप से केट का बैग और फोन वापस हासिल कर लेती है, लेकिन उसे अब भी यही लगता है कि शायद उन आदमियों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, क्योंकि बेथ का अपना बैग चोरी नहीं हुआ था। इसलिए ज़ाइन को शक होता है कि शायद केट ने ही बेथ को ड्रग दिया हो, लेकिन बेथ इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसके ख्याल में केट कभी जानबूझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मदद लेने के लिए बेथ दोबारा पुलिस स्टेशन जाती है। वहां वो दोबारा मिसिंग पर्सन रिपोर्ट करवाती है, जिसे इस बार ऑफिसर कोवाच हैंडल करती है। कोवाच को बेथ की रिपोर्ट दोबारा फाइल करनी पड़ती है और वो पैविक को इसकी लापरवाही पर डांटती है कि उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। फिर वो पैविक को ऑर्डर देती है कि वो उन दोनों आदमियों के नाम पुलिस सिस्टम में चेक करे। इसके बाद वो बेथ से उस ब्रांडेड बैग के बारे में पूछती है जो वो वापस लेकर आई थी। तब बेथ झूठ बोल देती है कि मैंने उन आदमियों को धमकी देकर बैग वापस लिया था। कोवाच को शक होता है कि शायद बेथ के साथ असॉल्ट हुआ हो, इसलिए वो उसका मेडिकल चेकअप करवाने का ऑर्डर देती है, जिसकी रिपोर्ट अगले 24 आवर्स में आने वाली थी। केट के बारे में कोई भी सुराग हासिल करने की उम्मीद में बेथ जे से भी कांटेक्ट करती है, लेकिन वो भी रॉब की तरह यही समझता है कि ये केट की पुरानी आदत है और वो अक्सर इसी तरह अचानक गायब हो जाती है। जे बताता है कि मेरा काफी अरसे से केट से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, जो इस बात के बिल्कुल खिलाफ था कि डिनर वाली रात केट ने उसी से फोन पर बात की थी। ये सुनकर बेथ उलझन में पड़ जाती है, लेकिन जे अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है कि हम दोनों के बीच अगर कोई बात होती भी थी तो सिर्फ हमारे लॉयर्स के जरिए होती थी। इसी परेशानी में बेथ वापस अपने रूम में आती है तो देखती है कि सेबास्टियन उसका सामान पैक कर रहा था, क्योंकि उसकी अकोमोडेशन में रहने की ड्यूरेशन खत्म हो चुकी थी। क्योंकि बेथ अभी भी केट के मिसिंग होने की वजह से परेशान थी, इसलिए सेबास्टियन उसे अपने ही घर के अंदर मौजूद एक छोटा सा रूम कम प्राइस पर ऑफर करता है, जिसे बेथ फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो केट के डेड फोन को चार्ज पर लगाती है और थकान की वजह से सो जाती है। रात को जब बेथ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि केट का फोन फेस रिकॉग्निशन फीचर से लॉक था। जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो दोबारा सेबास्टियन से उसकी मुलाकात होती है, जो हमेशा की तरह अजीब सा बिहेवियर कर रहा था। वो बेथ को बताता है कि मैं एक कंपोजर हूँ और मेरे घर के अंदर ही एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी मौजूद है। सेबास्टियन बेथ के साथ डिनर करने की ख्वाहिश जाहिर करता है, लेकिन बेथ ज़ेन की मदद से केट को तलाश करने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला करती है। उसके जाने से पहले ही अचानक रॉब वहाँ पहुँच जाता है, जो लंदन से सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि पूरे एक दिन तक बेथ से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो सका था। ज़ाइन के चले जाने के बाद बेथ और रॉब के बीच झगड़ा हो जाता है, जहां रॉब उसे एक टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा करने पर डांटता है, लेकिन जब वो बेथ की हालत देखता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो सुकून से पूरी बात सुनने लगता है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि बेथ को पुलिस स्टेशन से एक फोन कॉल आती है। पुलिस उसे बताती है कि केट की डेड बॉडी समंदर से मिल गई है और अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करते हुए बेथ अपने आंसू नहीं रोक पाती। अथॉरिटीज बताती हैं कि पहले ऑटोप्सी होगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये एक्सीडेंट था या मर्डर। अगली सुबह रॉब बेथ से अफसोस करता है और वो पूछता है कि क्या मुझे कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन बेथ उसे वापस लंदन जाने का कहती है ताकि वो उनकी बेटी का ख्याल रख सके, जबकि बेथ यहाँ बाकी मामले कंप्लीट कर सके। एक दिन बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट कंफर्म कर देती है कि केट का वाकई मर्डर हुआ था। आंखों में आंसू लिए बेथ ऑफिसर पैविक से रिक्वेस्ट करती है कि उसे केट से आखिरी बार मिलने दिया जाए। जब पैविक बाहर इंतजार कर रहा होता है तो बेथ मौके का फायदा उठाकर केट का फोन फेस रिकॉग्निशन के जरिए अनलॉक कर लेती है। फोन खुलने के बाद वो फौरन बाथरूम में चली जाती है ताकि कोई एविडेंस तलाश कर सके। कॉल लॉग्स देखते हुए बेथ को एक कॉन्टैक्ट नजर आता है जिसका नाम हैंडीमैन था और उसकी कई मिस्ड कॉल्स मौजूद थीं। लेकिन जब वो वॉइसमेल सुनती है तो रॉब की आवाज सुनकर बुरी तरह शॉक हो जाती है। फिर
वो टेक्स्ट मैसेजेस खोलती है जहां ये हकीकत सामने आती है कि रॉब और केट कई महीनों से रिलेशनशिप में थे। केट के आखिरी मैसेजेस और भी हैरानकुन थे, जहां पहले वो रॉब से कहती है कि वो बेथ को छोड़ दे, लेकिन बाद में उसी से कहती है कि वो उसे मजीद टेक्स्ट न करे। बेथ अभी इस हकीकत पर यकीन भी नहीं कर पाती कि अचानक ऑफिसर पेविच वहां आ जाता है, जिसकी वजह से बेथ के हाथ से केट का फोन गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कोवच बेथ को एक और परेशान कुन खबर देती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि बेथ और केट दोनों के जिस्म में इलीगल सब्सटेंसेस की काफी ज्यादा मात्रा मौजूद थी। पुलिस ने उन दोनों आदमियों से भी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उन्होंने इन ड्रग्स के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया। और जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त वो दोनों कहीं और थे, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर उन्हें बेथ के अपार्टमेंट से लेकर गया था। क्लब में मौजूद लोगों ने भी बताया कि उन्होंने बेथ और केट को आपस में झगड़ते हुए देखा था, लेकिन बेथ इस बात से इनकार कर देती है, जबकि उसे खुद भी पूरी तरह याद नहीं था कि उस रात क्या हुआ था। उसके बयान की वजह से पुलिस को बेथ पर ही केट के मर्डर का शक होने लगता है। बेथ को बताया जाता है कि जब तक तुम्हारे सारे बयान वेरीफाई नहीं हो जाते तुम कंट्री छोड़कर नहीं जा सकती। जब ऑफिसर पेविक उसे वापस घर छोड़ने आता है तो वो बेथ का पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और जाते हुए सेबास्टियन को अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता है। सच जानने के लिए बेथ जे को फोन करती है और उससे केट और रॉब के अफेयर के बारे में पूछती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जे बताता है कि मुझे इस अफेयर के बारे में पहले ही से मालूम था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। अब बेथ को पूरी हकीकत का एहसास हो जाता है और वो अपना दर्द जाइन के साथ शेयर करती है। वो उसे बताती है कि अब मुझे यकीन होने लगा है कि शायद केट ने ही मुझे ड्रग दी थी ताकि मेरे और रॉब के बीच दूरी पैदा हो जाए। अब जाइन से बात करने के बाद बेथ वापस अपने रूम में जाती है और रॉब को कॉल करके उसके और केट के रिलेशनशिप के बारे में सवाल करती है। अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खोने के डर से रॉब माफी मांगता है और कहता है कि इस अफेयर की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। बेथ की दुनिया उस वक्त और ज्यादा बिखर जाती है जब ऑफिसर कोवाच उसके घर पहुंचती है ताकि उसे केट के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर सके। उसके खिलाफ केस उस वक्त और भी मजबूत हो जाता है जब ये हकीकत सामने आती है कि जाइन दरअसल एक अल्बेनियन गैंग का मेंबर है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड थी। पुलिस को शक होता है कि रॉब और केट के अफेयर की वजह से बेथ ने ही जाइन को केट का मर्डर करने का ऑर्डर दिया था। बेथ शदीद शॉक और कंफ्यूजन में आ जाती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती कि जाइन इस सब में कैसे शामिल हो सकता है और पुलिस को रॉब के अफेयर के बारे में आखिर पता कैसे चला। बेथ एक लॉयर हायर करती है जो एविडेंस की कमी की वजह से टेम्पोरेरी उसे रिलीज करवा देता है। जब बेथ वापस घर आती है तो वो अपने रूम में जाइन को देखकर हैरान रह जाती है जो सेबास्टियन की इजाजत से अंदर आया था। पुलिस को भी जेन को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके ड्राइविंग रिकॉर्ड से साबित हो गया था कि मर्डर के वक्त वो पूरी रात अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। जाइन बेथ को ये भी बताता है कि एक बार मैंने एक छोटे लड़के की जान बचाई थी, लेकिन उस लड़के के डैड के ताल्लुकात एक अल्बेनियन पीपल स्मगलिंग रिंग से थे। उसी शख्स ने मुझे अपने कंट्री से निकलने, कई बॉर्डर्स क्रॉस करने और वीजा हासिल करने में मदद दी थी, लेकिन मैं खुद उस गैंग के लिए काम नहीं करता। उसी दिन बाद में बेथ ये सोचती है कि आखिर पुलिस को रॉब के अफेयर के बारे में कैसे पता चला। अचानक उसे याद आता है कि ऑफिसर पेविक ने अपना विजिटिंग कार्ड सेबास्टियन को दिया था। बेथ पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लेना शुरू कर देती है और आखिरकार उसे एक मिरर के अंदर बड़ी होशियारी से छुपा हुआ हिडन कैमरा मिल जाता है जिसमें जे और रॉब के साथ उसकी सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की थी। इसके बाद बेथ अपने रूम से बाहर निकलती है और चुपके से सेबास्टियन के स्टूडियो की कीज चुरा लेती है। जैसे ही सेबास्टियन घर से बाहर जाता है बेथ उसके प्राइवेट स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाती है जहां वो कई मॉनिटर्स देखकर हैरान रह जाती है। फिर उसे एक खौफनाक हकीकत का पता चलता है कि सेबास्टियन ने पूरी बिल्डिंग में यहाँ तक के वॉशरूम्स के अंदर भी हिडन कैमरास लगा रखे थे, जिससे उसकी गंदी और परवर्टेड शख्सियत सामने आ जाती है। जब बेथ उन कैमरास की फुटेज देखना शुरू करती है तो आखिरकार उसे मर्डर वाली रात की सारी हकीकत नजर आ जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि उसे पता चलता है कि ज्यादा नशे की वजह से केट ने ही बेथ को उठाकर बेड पर लिटाया था, जबकि इसके बाद वो खुद बैल्कनी में उन दोनों लड़कों के साथ वक्त गुजारने लगी थी। जैसे ही केट की तवज्जो दूसरी तरफ हुई वो दोनों आदमी उसका बैग चोरी करके खामोशी से वहां से निकल गए। चोरी का एहसास होते ही केट फौरन उनके पीछे भागी, लेकिन जल्दी में एक ग्लास टूट गया जिससे उसका पैर इंजर्ड हो गया, मगर वो इसकी परवाह किए बिना टैक्सी में बैठकर उन लड़कों का पीछा करने निकल गई। कुछ देर बाद वो एक दूसरी गाड़ी में वापस घर आई और किसी पर शदीद गुस्सा निकाल रही थी। बेथ फौरन उस गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर लिख लेती है, लेकिन इतने में सेबास्टियन अचानक वहां आ जाता है। घबराकर बेथ फौरन डोर उसके सर पर दे मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। सेबास्टियन सफाई देता है कि यह कैमरा सिस्टम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए था क्योंकि लोग रेंटल हाउसेज में रहते हुए अक्सर बुरी हरकतें करते हैं, लेकिन बेथ उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती।
सेबास्टियन जल्दी से तमाम एविडेंस डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस दौरान सेबास्टियन पीछे की तरफ गिर जाता है और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। बेथ फौरन उसकी कीज उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे ज़ेन मिल जाता है, जो उसे टैक्सी स्टेशन ले जाता है ताकि वो मालूम कर सके कि मर्डर वाली रात केट कहाँ गई थी। लाइसेंस प्लेट नंबर की मदद से बेथ और ज़ेन उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुँच जाते हैं, जो बताता है कि मैं केट को उन लड़कों का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन ले गया था। ये सुनकर बेथ हैरान रह जाती है, क्योंकि पुलिस के पास तो उसके चोरी हुए बैग की कोई रिपोर्ट ही मौजूद नहीं थी। फिर उसे अचानक याद आता है कि ऑफिसर पैविक ने उसकी रिपोर्ट भी कभी फाइल नहीं की थी। बदकिस्मती से अब बेथ की तस्वीर न्यूज पर मर्डर सस्पेक्ट के तौर पर दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर एक लोकल रेजिडेंट फौरन पुलिस को इन्फॉर्म दे देता है। जब ऑफिसर पैविच की कार वहां पहुंचती है तो बेथ को अचानक एहसास होता है कि ये वही गाड़ी थी जिसमें केट उस रात वापस आई थी। पुलिस से बचते हुए बेथ और ज़ीन एक अबैंडन बिल्डिंग में छिप जाते हैं, जहां बेथ ऑफिसर पैविच के बारे में अपने सारे शक ज़ाइन को बताती है। ज़ाइन पुलिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि बेथ वहां से निकलकर अपने लॉयर से कांटेक्ट कर सके, लेकिन रास्ते में ही पैविक उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाता है, जहां आखिरकार वो बेथ को पकड़ लेता है। बेथ उस पर केट के मर्डर का इल्जाम लगाती है, क्योंकि उसका मानना था कि केट ने उसी रात पुलिस रिपोर्ट फाइल करवाने के बाद पैविच की गलत नियत को ठुकरा दिया था। पैविच बेथ पर हमला करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसी वक्त ऑफिसर कोवाच वहां पहुंच जाती है। दोनों के बीच होने वाली लड़ाई के दौरान पैविक काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और मौके पर ही मारा जाता है। कुछ दिन बाद ऑफिसर कोवाच अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है और बेथ से गलत इल्जाम लगाने पर माफी मांगती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि पैविक ही केट को अपार्टमेंट तक छोड़कर आया था, जबकि बाद में समंदर के करीब एक आदमी केट को धक्का देकर पानी में गिरा देता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी साबित हो जाता है कि पैविक ने पहले केट के सर पर वार किया था और फिर उसे जिंदा हालत में ही हार्बर के पानी में फेंक दिया था। मजीद इन्वेस्टिगेशन से ये भी मालूम होता है कि पैविक पहले वाइस यूनिट में काम करता था और कई फीमेल स्ट्रीट वर्कर्स ने उस पर असॉल्ट के इल्जाम भी लगाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान वापस ले लिए, क्योंकि पैविच उन्हें धमकी देता था। क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं थे, इसलिए उसे जॉब से निकालने के बजाय टूरिस्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया गया था। दूसरी तरफ पुलिस ने उन दोनों आदमियों के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली, जहां से इलीगल सब्सटेंसेस बरामद हुई। इस तरह ये बात भी सच साबित हो गई कि वो औरतों को ड्रग देकर उन्हें लूट लिया करते थे। आंखों में आंसू लिए बेथ अपना पासपोर्ट वापस लेती है और ज़ाइन को दिल से गले लगाकर उसकी हर मुश्किल वक्त में साथ देने और हमदर्दी दिखाने पर शुक्रिया अदा करती है। कुछ दिन गुजरने के बाद भी बेथ ज़ाइन से कांटेक्ट में रहती है और अब वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। दूसरी तरफ बेथ और रॉब अब एक साथ नहीं रहते, जबकि रॉब अब भी एक और मौका चाहता था, लेकिन बेथ दोबारा उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जब बेथ अपनी बेटी को रॉब के घर छोड़ने जाती है तो वो अपनी कार कीज तलाश करते हुए अचानक ऐसी चीज देख लेती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। रॉब की पॉकेट से उसे केट के नेकलेस का एक ब्लैक ऑनिक्स स्टोन मिलता है, जिसे देखकर उसे शक होने लगता है कि शायद असल कातिल रॉब ही है, क्योंकि वो नेकलेस उसने केट को क्रोएशिया में दिया था। अब शौक हुई बेथ फौरन ऑफिसर कोवाच को फोन करती है ताकि उसे सब कुछ बता सके, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बताती, रॉब वहाँ आ जाता है और पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है। यही वो लम्हा था जब बेथ पहली बार रॉब का सामना करते हुए उससे केट के मर्डर के बारे में सवाल करती है। पहले तो रॉब हर बात से इनकार करता है, लेकिन आखिरकार वो कन्फेस कर लेता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था और मैं क्रोएशिया सिर्फ केट से मिलने आया था। वो अपनी सफाई में कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि केट हम दोनों के रिलेशनशिप की हकीकत तुम्हें न बताए, क्योंकि केट मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मैं मजबूर होकर खुद उससे मिलने आया था। रॉब बताता है कि केट मुझसे प्यार करती थी और चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन इसी दौरान हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। दरअसल रॉब केट से प्यार करता था और उससे रिलेशनशिप जारी रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि केट अपने की पर पछता रही थी और वो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो बेथ को सारी सच्चाई बता देगी। यही बात सुनकर रॉब शदीद गुस्से में आ गया और उसने केट को जोर से मारा, जिससे उसका नेकलेस टूट गया। फिर केट पत्थरों पर गिरकर अपने सर पर चोट लगा बैठी और इसके बाद पानी में जा गिरी। रॉब बेथ से पुलिस को इस सब के बारे में बताने से मना करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बेथ ने पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान ऑफिसर कोवाच की कॉल बंद ही नहीं की थी और वो सब कुछ सुन चुकी थी। जब रॉब गुस्से में आकर बेथ पर हमला करने की कोशिश करता है तो बेथ फौरन उसे जोरदार किक मारती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। आखिर में बेथ अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकल जाती है ताकि महफूज जगह जा सके, जबकि दूसरी तरफ कई पुलिस कार्स वहां पहुंच जाती हैं ताकि रॉब को केट के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जा सके। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।